प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में पिछली जन्म कुंडली के लग्न और नवमांस के साथ। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बने रहिएगा, कहीं नहीं जाना है। आप लोग प्रतिक्रिया लिखते रहिए और कभी भी ये ना सोचा करिए कि मैं आपकी प्रतिक्रिया देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ या फिर उससे कैसे कर रहा हूँ। पर आइए, अब आज जिनकी कुंडली मैंने कल देखी थी उनकी कुंडली का नवमांस यहाँ से शुरू करते हैं। नवमांस भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका लग्न चार्ट। तो इसको ये कभी ना सोचे कि नवमांस की कोई महत्ता नहीं है या फिर वो कमज़ोर कुंडली है या फिर कोई ऐसा चार्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल ही वो महत्वपूर्ण है उतना ही जितना कि आपकी लग्न कुंडली का। आइए सबसे पहले बता दूं, आज गला कुछ बैठा हुआ सा है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होगी। नवमांस में सबसे पहले क्या देखा जाता है? नवमांस कुंडली में सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति को और शुक्र को देखा जाता है कि वो कहाँ बैठे हैं। तो गौर करिए, ये केंद्र में बैठे, यहाँ भी और यहाँ भी देवगुरु बृहस्पति लग्न में ही बैठे हैं, पर राहु के साथ हैं। इस वजह से चूंकि वो धर्म भाव के अधिपति भी होते हैं, धर्म के कारक होते हैं, तो धर्म के अधिपति या धर्म भाव में जो राशि बनने वाली थी वो लग्न में बन गई यहाँ पे। तो इस वजह से ये एक अच्छा नवमांस कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो सप्तम भाव का ही अधिपति बनता था। वो राशि जो है वो सप्तम भाव में बनती थी और यहाँ पे वो लग्न में बन गई, केंद्र की राशि केंद्र में ही बन गई। तो ये सबसे पहली अच्छी बात है। दूसरा, ये शुभ ग्रह का नवमांस है। यहाँ का लग्नेश जो था बुध, वो गुरु की नवमांस में बैठा था। यहाँ का बुध का जो प्रभाव है वो मंगल की राशि में जा रहे हैं, ये थोड़ा कमज़ोर है। पर यहाँ पे वो लग्न के अधिपति गुरु लग्न में बैठे हैं और वक्री हैं। और साथ ही साथ अगर मैं कल की कुंडली में अगर जो मैंने उनकी बात देखी थी, तो गुरु जो है वो मृतप्राय थे, डिग्री में वो 28 डिग्री के थे। इस वजह से तो व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य में बंधने से पहले व्यक्ति को कुंडली अच्छे से मिला लेना चाहिए। हालांकि एक जातिका के दृष्टिकोण से अगर मैं ये कुंडली देख रहा हूँ तो गुरु और राहु का प्रभाव होना, सूर्य और केतु का एक साथ बैठना, सूर्य का सप्तम में, सरकारी नौकरी से व्यक्ति युक्त होता है, उसका ससुराल या जैसा भी हो धनवान होता है। और शुक्र की स्थिति नीच की हो रही है, इस वजह से कभी कभी सांसारिक सुखों में कभी कभी कट्टरता का माहौल भी रहता है। पति मुंहफट मिल जाए या पत्नी मुंहफट मिल जाए, ऐसी स्थिति भी होती है। बुध 12 में है तो व्यक्ति कई बार दिमाग ज़्यादा लगा लेता है और थोड़ा जिद्दी भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे शनि बैठे हैं तो कम बोलने वाला पति भी मिल जाता है या पत्नी कम बोलने वाली मिल जाती है। ऐसे धन की स्थिति कुंडली में खराब नहीं है, क्योंकि गुरु की स्थिति स्वग्रही होकर के पंचम भाव को मंगल का देख रहे हैं। ये बड़ा अच्छा योग होता है। पंचम का अधिपति पंचम में, ये बहुत बढ़िया। नवम का अधिपति जन्म कुंडली में सप्तम में आकर के लग्न को देख रहा है। गुरु सूर्य का एक दूसरे को देखना, पति जो होगा वो आध्यात्मिक मिले, अच्छा मिले, पत्नी जो मिले आध्यात्मिक मिले और अच्छी मिले, ये सारी चीज़ें हैं इनकी कुंडली में। अगर मैं जो चीज़ देख रहा हूँ उसमें सबसे अच्छी बात है कि गुरु लग्न में बैठे हैं नवमांस कुंडली में, और वो उत्तराषाढ़ पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के बैठे हैं, जिसका अधिपति शुक्र नीच का है। तो शुक्र नीच के हो जाने से कभी कभी व्यक्ति के दाम्पत्य में मशक्कत करनी पड़ती है। और कई बार जब किसी खराब ग्रह की दशा चले, जैसे शनि मंगल राहु केतु की, तो कई बार वो थोड़ी बहुत परेशानी से या ऊपर नीचे स्थिति में जाने को स्थितियों में लेके जाती है। पर वैसी स्थिति में कि व्यक्ति के जीवन में प्रेम कैसा है, तो अगर हम उस बात का अध्ययन करते हैं तो जन्म कुंडली के पंचम भाव में मंगल यहाँ भी बैठे थे और जन्म कुंडली के पंचम भाव में मंगल यहाँ भी बैठे हैं। प्रेम है, उसमें कोई कमजोरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वास्तव में ये जो ग्रह बैठा है ये तुला का होकर के बैठा है, तो बैलेंस बनाने का काम करेंगे। और दरअसल इस कुंडली के लिए वो लाभ के अधिपति हैं, तो समस्त इच्छाओं की पूर्ति वो पति और पत्नी करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर के जी लेंगे। क्योंकि यहाँ भी वो पंचम के अधिपति होकर के बैठे हैं। नवमांस ज़्यादा बढ़िया बन रहा है, लग्न कुंडली से ज़्यादा बढ़िया बना, क्योंकि वास्तव में जरा गौर करिए तो गुरु लग्न में ही आ रहे हैं। यहाँ तो वो फिर भी जो है वो राहु के साथ थे, पैतृक भाव में बैठे थे, यहाँ वो केंद्र के अधिपति होकर के केंद्र में आ गए, तो ये एक अच्छी बात थी। चंद्रमा जो है वो स्वग्रही हो गए, यहाँ चंद्रमा नीच के थे, शनि के साथ विषदोष भी बना रहे थे। यहाँ तो कम से कम अष्टम में बैठे हैं, तो थोड़ी बहुत परेशानी और थोड़ी बहुत आयु आय आदि इन सब चीज़ों की यश की वृद्धि, व्यक्ति का सांसारिक और स्वभाव अच्छा बन जाए, दाम्पत्य अच्छे तरीके से निभा जाता है और अच्छा। अगर मैं इनकी कुंडली का दशमांश देखता हूं तो दशमांश बनता है सिंह लग्न का, और लग्न के अधिपति जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। ये थोड़ा कमजोर लेकिन उच्चाभिलाषी हैं, तो लग्न के अधिपति अष्टम में बैठ गए। अगर मान लीजिए मैं इसको दशमांश चार्ट कहूं तो यहाँ 5 नंबर लिखता है और यहाँ सूर्य बैठे हैं। दशमांश कुंडली में भी सूर्य यहीं बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे 1 नंबर लिखा है और यहाँ पे 12 लिखा है। कहने का मतलब क्या है कि लग्न के अधिपति अगर अष्टम में बैठे हो तो कर्म वाला क्षेत्र थोड़ा बहुत प्रभावित होगा, या मन मुताबिक कई बार कैरियर नहीं मिल पाए, या कैरियर को लेकर के व्यक्ति को कभी भी ढूल मूल रवैया नहीं अपनाना चाहिए। दशमांश कुंडली के दशम स्थान में शुक्र राहु गुरु और मंगल के साथ बैठे हैं। व्यक्ति शिक्षक बनने का प्रभाव विकसित कर सकता है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जा सकता है,
और कई बार जो ऐसी स्थिति दिख रही है तो व्यक्ति जो भी काम करेगा वो धर्म से युक्त होकर के करेगा, कभी भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा जो उसको किसी पचड़े में डाले या परेशानी में डाले, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और व्यक्ति का जो वहाँ पे भी अगर मैं भाग्य देख रहा हूँ तो वहाँ भी भाग्य ठीक है, पर लग्न के अधिपति के अष्टम में जाने से जाने के कारण कई बार व्यक्ति को मन के मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती हुई देखी जाती हैं या उसको मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ती है, दिक्कत होती है। तो इस वजह से व्यक्ति को कैरियर को लेकर के कभी भी सजग ही होना चाहिए, उसको लेकर के कभी भी उधेड़ बुन में ना रहें और हमेशा ही क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ते रहें। ऐसे इस कुंडली के आधार पर अगर मैंने जो बात कही है तो शिक्षक योग भी घटित होते देख रहा हूं। इस कुंडली के हिसाब से व्यक्ति कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जा सकता है, पढ़ाने के क्षेत्र में जा सकता है, ट्रांसपोर्ट आदि का बिजनेस कर सकता है, कॉल सेंटर आदि की नौकरी कर सकता है, ज्योतिषी बन सकता है, पढ़ाने का काम तो मैंने कहा ही, अकाउंटेंट वगैरह का काम कर सकता है। उसके बाद व्यक्ति जो है वो किसी भी चीज़ को डिलीवर करना हो, कहीं पे ले जाकर के पहुंचाना हो, कुरियर सर्विस, ये काम कर सकता है। आसानी से कुर्सी पे बैठ करके जो काम किया जाता है, दूसरों को सजाने का काम, ये भी कर सकता है। कम्युनिकेशन स्किल का शिक्षक बन सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। किसी को भी कुछ चीज़ सिखाना हो, कन्विंस करना हो, कोई दूसरे का नया काम हो करना हो, किसी का अकाउंट संभालना हो, क्रेडिट डेबिट आदि देखना हो, बैंक से जुड़ करके कोई काम करना हो, तो ये सब इनकी कुंडली में काम बनते हैं। अब क्या बताऊं, इस कुंडली में दशा के आधार पर मैंने कल भी चर्चा करी थी, तो अगर मैं देखता हूं तो नौमांस मुझे इस कुंडली का ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है लग्न के मुकाबले, और नौमांस अच्छा भी है। हालांकि शुक्र वहां पे जाकर के नीच के हो रहे हैं, पर फिर भी वो नीच के भी होकर के बैठे हैं, और अगर उनकी अवस्था में देख रहा हूं तो 8 डिग्री के हैं, तो वो ठीक है। तो फिर भी अगर वो कमजोर होकर के भी ग्रह बैठा है तो आपको इतना तो प्रभावित कर देगा कि आपको सब कुछ दे दे, और कैरियर को अनस्टैब्लिश ना करे, उसको किसी भी तरीके से गलत अप्रोच ना करे, तो ये बात भी दिखती है। और उसके बाद चंद्रमा जो है वो अष्टम भाव में बैठे हैं, तो वहां पे एक बात जो दिखने को मिल रही है कि वो स्वग्रही होकर के बैठे हैं। तो अगर ग्रह अष्टम में भी बैठा, पर कम से कम उसने किसी दूसरे भाव को तो खराब नहीं किया। ग्रह जो है वो किसी दूसरे भाव को तो खराब कर नहीं रहा है, तो अपने ही भाव में बैठा है तो अच्छी बात है। अब भाई वो पानी भी पी रहा है तो अपने तालाब का पी रहा है, किसी दूसरे के तालाब में तो जहर फैलाने वाला तो है नहीं। तो अगर ये विष दोष बना रहे हैं या अष्टम भाव में बैठे हैं तो अपने ही भाव को खराब कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि उनको 3 दृष्टियां प्राप्त नहीं है, वो गुरु नहीं है, तो जहां जहां देखेंगे वहां तो उनको तो एक दृष्टि प्राप्त है, पर वो स्वभाव का भी भाव होता है अष्टम भाव। तो ऐसी स्थिति में शनि और चंद्रमा का तो व्यक्ति कम बोले, या कई बार, हालांकि इनकी कुंडली में हर जगह चंद्रमा जो है वो शनि से प्रभावित है, तो मन को शांत रखना होगा, दिमाग को स्थिर रखना होगा, और किसी भी तरीके से अपने दिमाग को कभी भी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। अपने दिमाग को हमेशा ही जो है वो स्थिति में रखना चाहिए। ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, देवताओं का मार्जन, जप, पूजा पाठ आदि में बिल्कुल संलग्न रहें, सूर्य की आराधना करते रहें, कभी भी किसी को अपने आप से कमजोर न समझें और न ही खुद को किसी से कमजोर समझें। महत्वाकांक्षा बिल्कुल टॉप क्लास का रहे तो ज्यादा बढ़िया है। वैसे आपकी कुंडली में सर्वाधिक जिस देवता की आराधना करने की बात मैं देख रहा हूं, उसमें सूर्य, चंद्रमा, बुध और मंगल और गुरु, इन सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा आपको अपनी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की पूजा कर लेनी चाहिए। वस्तुतः सूर्य की पूजा ज्यादा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अब तो सब कुछ बता चुका हूं। दाम्पत्य ठीक है। D7 चार्ट भी अगर मैं देख रहा हूं तो वहां भी चंद्रमा बुध देख रहे हैं, जहां चंद्रमा उच्च के हैं, बुध भी देख रहे हैं, जो कि जन्म कुंडली में चंद्रमा लग्नेश होकर के D7 चार्ट में उच्च के होकर के 11वें भाव में 5वें भाव को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, बुध के साथ बैठे हैं, अच्छी बात है। पर वहां सूर्य भी बैठा हुआ है और वहां का अधिपति मंगल भाग्य के भाव में बैठा है, संतान का सुख है, व्यक्ति को संतान से संबंधित समस्या नहीं होगी। अब बिल्कुल ये बात इतनी ही है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। कुछ पूछना होगा बेझिझक मुझे फोन कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।